हेलो बच्चों, देखिए लास्ट वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए हमने कल आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा कहलाएगी। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव का केंद्र। और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा। आज हम इस निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव ए बी की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं 2d। ठीक है, और इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं यह बिंदु P बिंदु A से और बिंदु B से x दूरी पर है। ठीक है ना, क्योंकि ये बिंदु O ए बी रेखा का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु P जो है A और B से समान दूरियों पर ही स्थित होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान निकालेंगे और इनकी दिशा निकालेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है वहां पर हम एक परीक्षण आवेश जो कि धनावेश होता है, अल्प धनावेश होता है, उसकी कल्पना करते हैं। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए पर जो आवेश है उसके कारण तीव्रता जो उत्पन्न होगी उसको मानेंगे हम EA, और बिंदु बी पर जो आवेश है उसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी बिंदु P पर उसे मानेंगे हम EB। अब इन दोनों की एक बार दिशा देख लेते हैं क्या होगी। देखिए बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? आवेश माइनस क्यू की तरफ ही होगी। क्यों? देखो सपोज करो यहां पर एक परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश को क्या करता? आकर्षित करता ना भाई, अपनी ओर खींचता। यानी कि इस बिंदु इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होगी? PA के अनुदिश, P से A की ओर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए इसी प्रकार बिंदु B पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होगी? बिंदु B से दूर होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अरे बात समझ में? यानी कि B पर जो आवेश रखा है ना प्लस क्यू, इसके कारण तीव्रता की दिशा होगी ये। ठीक है, अब हमने A और B के कारण तीव्रताएं निकाल ली हैं। A के कारण तीव्रता होगी P A के अनुदिश और B के कारण तीव्रता होगी B B के अनुदिश। ठीक है, मान लेते हैं भाई कि ये कोण क्या है? थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज की संरचना बनती है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं समान होती हैं वो आधार के साथ भी समान कोण ही बनाती हैं। अब हम एक काम कर रहे हैं, इस AB रेखा के समांतर एक रेखा बना रहे हैं PQ। ये बिंदु P है, यहां एक बिंदु हमने नाम दे दिया Q। ठीक है, अब जरा देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो क्या ये कोण एकांतर कोण होंगे? क्या ये दोनों कोण और ये दोनों एकांतर कोण कैसे होंगे? बराबर।
इसी प्रकार जब इन दोनों रेखाओं को, ये दोनों समांतर रेखाओं को ये रेखा काटेगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे? संगत कोण। और संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। यानी कि ये जो कोण ऊपर मिला है, ये एंगल जो मिला है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? थीटा। और ये जो एंगल नीचे मिला है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? थीटा। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो तीव्रता है ई ए का क्षैतिज दिशा में घटक निकालेंगे। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, जिस दिशा से कोई भी सदिश कोण बनाता है थीटा, उस दिशा में घटक कोस थीटा आता है। 11वीं क्लास में हमने चैप्टर सदिश वाले में पढ़ा होगा। ठीक है। यानी कि ई ए का इधर जो घटक आएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। और इस क्षैतिज घटक के लंबवत घटक ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक आएगा वो होगा ई ए साइन थीटा। क्लियर है? इसी प्रकार ई बी का इस दिशा में घटक है ना, ई बी का इस थीटा की दिशा में घटक क्या होगा? ई बी कॉस थीटा। क्या होगा? ई बी कॉस थीटा। और इसी प्रकार अब चूंकि ये तीव्रता कहां है? ऊपर की ओर है, इसलिए अब इसका दूसरा घटक जो कि इस क्षैतिज घटक के कैसा मिलेगा? लंबवत मिलेगा। वो कहां मिलेगा? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और वो क्या मिलेगा? ई बी साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए, अब बिंदु ए और बिंदु बी दोनों से यह बिंदु पी कैसी दूरी पर है? समान दूरी पर है। तो बिंदु ए के कारण जो तीव्रता मिलेगी, ठीक है ना, अब हम यहां केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। देखिए, दो प्रकार से हम सदिश योग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो वैसे जैसे हमने कल किया था कि एकांक सदिश के साथ दिशा दिखाते हुए योग करेंगे। दूसरा प्रकार जो हम आज कर रहे हैं कि सदिशों को घटकों में वियोजित करेंगे, सदिशों को, वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, और जो कंपोनेंट समान दिशा में मिल रहे हैं वो जुड़ जाएंगे, और जो घटक विपरीत दिशा में मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ठीक है ना। देखो, ई ए क्या है? बिंदु ए पर जो माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? के क्यू। आवेश का मान तो क्यू ही है, परिमाण तो क्यू ही है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास आर नहीं है, दूरी कितनी है? एक्स है। तो हम क्या लिखेंगे? के क्यू बटा में एक्स स्क्वायर। तो ए के कारण यानी माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता कितनी आएगी? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जो बी बिंदु पर आवेश है उसके कारण भी तीव्रता कितनी आएगी? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बिंदु बी भी पी से कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर ही स्थित है। यानी कि इन दोनों बातों से हमें एक चीज का पता लग रहा है, क्या? कि ए के कारण तीव्रता और बी के कारण तीव्रता कैसी है? बराबर है। देखो, ई ए बराबर क्या है? ई बी। ठीक है। तो क्या ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी? होगी ना। देखो, अब यहां देखो इस चित्र में, यानी कि बिंदु ए और बी के कारण पी पर जो भी तीव्रता मिल रही थी, इन तीव्रताओं को जब हमने घटकों में वियोजित किया, जब हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो दो क्षैतिज घटक ई ए कोस थीटा और ई बी साइन थीटा, है ना, दो क्षैतिज घटक प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये कैसे हैं? समान दिशा में हैं। ये क्षैतिज घटक कैसे हैं? समान दिशा में हैं और पी क्यू के अनुदिश हैं। जबकि दो घटक ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशाओं में मिले हैं और इनके परिमाण भी कैसे हैं? समान हैं। यानी कि समान परिमाण के दो सदिश विपरीत दिशा में मिले हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। या यूं कह लीजिए, इन दोनों का सदिश योग क्या आएगा? शून्य आएगा। इन दोनों का परिणाम क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है। तो हमें बिंदु P पर जो तीव्रता मिलेगी, असल में वो कहां मिलेगी? सिर्फ क्षैतिज दिशा में मिलेगी। और कैसे मिलेगी? PQ के अनुदिश।
तो बिंदु P पर अब हमें तीव्रता अगर निकालनी है, परिणामी तीव्रता, तो हम EA cos थीटा और EB cos थीटा को जोड़ देंगे, हमें तीव्रता का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो बिंदु P पर जो तीव्रता होगी अब क्या होगी, EA cos थीटा और क्या होगी, EB cos थीटा। बेटा EA और EB इनके मान हमें पता है, हमने लिख लिए हैं, तो हम यहां वैल्यू पुट कर देते हैं कि KQ बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और cos थीटा प्लस KQ बाई एक्स स्क्वायर cos थीटा, यानी E की वैल्यू हो गई 2KQ cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें जो तीव्रता निकालनी है वो किसकी टर्म्स में निकालनी है, किसके रूप में निकालनी है, द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है बिंदु P, यानी हमें तीव्रता में x को रिप्लेस करना है, किससे, r से, यानी x को किसके रूप में बदलना है, r के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो चित्र से, ये जो चित्र की ज्यामिति है इससे क्या cos थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या। देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू इस वाले त्रिभुज में देखो PAO, यानी ट्रायंगल PAO, इसमें cos थीटा की वैल्यू होगी। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस कोण के लिए आधार क्या है, AO, और AO का मान क्या है, कल हमने निकाला था ना भाई, पूरी दूरी कितनी है 2D, तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी D, और ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी D। तो cos थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, यानी आधार ये क्या है D और कर्ण क्या है x, तो यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, D बाई x। cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, D बाई x। तो हम क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, और क्या करेंगे, देखो पुट करने पे क्या आएगा, 2KQ एक्स स्क्वायर इंटू D अपॉन में x, ठीक है। अब यहां दो चीजों का परिवर्तन होगा, दो चीजें बदलेंगी, कैसे बदलेंगी देखिए। देखो इस Q को एज इट इज रखूंगा, 2 को यहां ले आऊंगा, यानी Q इंटू 2D का फॉर्म बनाऊंगा, जो कल अपन ने, जो लास्ट वीडियो में अपन ने बनाया था। तो E की वैल्यू क्या होगी, देखो KQ इंटू 2D, याद आ रहा है कुछ कि Q इंटू 2D हमने कल क्या लिखा था, P, ठीक है ना, उसको वापस आज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन गया, x की पावर 3, यानी E की वैल्यू हो गई K, इसे हम लिख देंगे P और यहां लिख देंगे x क्यूब। मैंने फिर कहा कि हम तो x को रिप्लेस करेंगे किससे, r से। तो x को रिप्लेस r से कैसे कर सकते हैं, देखिए इस वापस इस समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए कर्ण क्या है, x है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर प्लस में क्या होगा, लंब स्क्वायर। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है ना भाई। रूट को हम क्या बोलते हैं, पावर हाफ भी बोलते हैं। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की पावर 3 की वैल्यू चाहिए, x क्यूब चाहिए। तो मैं वापस इधर क्या कर देता हूं, पावर 3 कर देता हूं दोनों साइड। तो यानी यहां क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहां हमने पावर 3 करी है ना, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 3 करनी पड़ेगी। और बेटा पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए यहां बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। और ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां देखिए कि E की वैल्यू अपने पास आएगी KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। और यहां पर हम वापस एक अजम्पशन लेंगे,
जो कल हमने माना था। क्या माना था कि भाई ये जो दूरी है 2D, विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है 2D, ये जो दूरी 2D है, दूरी r की तुलना में, इस r की तुलना में कैसी होती है? बहुत कम होती है। इसलिए d को या d की उच्च घातों को, d को या d की हायर पावर्स को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। और जैसे ही नेग्लिजिबल मानेंगे यहां से d क्या होगा? हट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू KP r स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर वही स्क्वायर की पावर 3/2 है, पावर्स की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई हो जाती है तो हमारे पास E की वैल्यू क्या बचेगी? देखो जरा, E की वैल्यू बचेगी KP अपॉन में r³। ये हमने सिर्फ क्या लिखा है? परिमाण लिखा है। ध्यान है, कल क्या आया था? अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर, अक्ष पर, है ना? कल क्या आया था? E अक्ष कल आया था, लास्ट वीडियो में जो आया था वो आया था 2kp अपॉन में r³। यानी कि निरक्ष पर जो तीव्रता मिल रही है उसका दोगुना कहां मिला था? अक्ष पर। या हम यूं कह सकते हैं कि अक्ष पर जो तीव्रता मिली थी उसकी आधी कहां मिली है? निरक्ष रेखा पर मिली है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अक्ष पर जो तीव्रता निकाल रहे थे, अक्ष रेखा पर जिस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे थे, उस बिंदु की केंद्र से वही दूरी होनी चाहिए जो यहां पर बिंदु P की केंद्र से दूरी है। ठीक है ना? यानी कि अक्ष केंद्र से समान दूरी पर अक्ष और समान दूरी पर निरक्ष बिंदु पर हम तीव्रताओं की तुलना करेंगे तो निरक्ष पर अक्ष की तुलना में तीव्रता कैसी मिलेगी? आधी मिलेगी। ठीक है? दिशा की बात करते हैं। अगर हमें इसे सदिश रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे, KP अपॉन r³ लिखेंगे। लेकिन लास्ट वाले जो हमने कैलकुलेशन की थी, डेरिवेशन की थी, उसमें अक्षीय रेखा पर, अक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता मिल रही थी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में मिल रही थी, यानी माइनस से प्लस की ओर मिल रही थी। लेकिन यहां आप देख सकते हो कि यहां जो तीव्रता मिल रही है वो P से Q के अनुदिश मिल रही है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। भाई द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां होती है? माइनस से प्लस। कहां होती है? देखो यहां माइनस और यहां प्लस। कहां होती है? माइनस से प्लस। लेकिन जो तीव्रता मिल रही है वो कैसे मिल रही है? द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में मिल रही है। तो हम यहां वेक्टर लगाएंगे तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सदिश लिखते हैं तो वहां ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? विपरीत दिशा को बताता है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हमने निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया है। ध्यान रखना, इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, हिंदी में निरक्ष रेखा बोलते हैं, या पेपर में कभी कभी पूछ लेगा विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्वि भाजक पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी और कर देता हूं इसमें। अगर आपसे पेपर में कोई पूछ ले कि आदर्श द्विध्रुव क्या होता है, आदर्श द्विध्रुव आइडियल डाइपोल की डेफिनेशन दो, तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। ठीक है ना? आदर्श द्विध्रुव के लिए क्या होता है भाई? ये जो दूरी है ना 2D, ये टेंस टू क्या होनी चाहिए? 0। यानी कि विद्युत द्विध्रुव में जो आवेश हैं उन आवेशों के मध्य की दूरी जो होनी चाहिए लगभग 0 होनी चाहिए। ठीक है ना? टेंस टू 0 होनी चाहिए। और ये जो आवेश का परिमाण है ये क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। आवेश बहुत बड़ा होना चाहिए, दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ये आदर्श द्विध्रुव की दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं। ठीक है? तो बेटा इस वीडियो में हमने निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना सीखा है। अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको चैनल का कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए और
टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या, प्रॉब्लम या डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट सेशन में अपने कमेंट डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को यहां पर वीडियो में सॉल्व कर सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।